हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा हम डेली न्यूज़पेपर के एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उसको तैयार करते हैं। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस के लिए, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर कोई एफकैट की भी प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर किसी की अगर एसएसबी आई है, या फिर डायरेक्ट एंट्री हो, या फिर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आई है, तो वो अपने जीडी के टॉपिक्स और लेक्चरेट के टॉपिक्स और पॉइंट्स यहाँ से ले सकता है। और जहाँ पे मैं इंटरनेशनल अफेयर काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो इंटरनेशनल अफेयर भी यहाँ से तैयार कर सकता है और एसएससी के लिए भी 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है। ठीक है, और मंडे से सैटरडे तक मैं ये पढ़ाता हूँ। ठीक है, न्यूज़पेपर की एनालिसिस करता हूँ और संडे को मैं वीकली बेसिस पे करंट अफेयर तैयार कराता हूँ एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये संडे एक तरह से एक मंडे टू सैटरडे का एक रिवीजन ही होता है, जिसमें मैं ऑल वीक की कंपाइल करके यहाँ देता हूँ। ठीक है, और जो न्यूज़ इसमें छूट जाती है उसमें मैं संडे को कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 12 तारीख। तो आज हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है, पहली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइजेशन की ओर। ठीक है, डिजिटलाइजेशन की ओर, इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की ओर सरकार ने क्या किया है कि बैंकों को 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया है। ठीक है, यानी कि सरकार ने क्या किया है कि 2600 करोड़ रुपए इंसेंटिव दिए हैं बैंकों को कि प्रमोट करे वो डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, यूपीआई और फिर रुपे, ये दोनों इंडिया के हैं और ये यूपीआई इंडिया ने डेवलप किया था और रुपे जो पेमेंट गेटवे है ये इंडिया ने डेवलप किया है। ठीक है, खैर अगर हम यूपीआई की बात करें तो यूपीआई में जो ये ट्रांजेक्शन है करीब 1.74 लाख करोड़ इतने का हम ट्रांजेक्शन 1 फाइनेंशियल ईयर में किया है हमने। ठीक है, यूपीआई की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये 2016 में आया था, 2016 में ये आया था सरकार की ओर से। ठीक है, डिजिटल पेमेंट की ओर से। ठीक है, ये रुपए है, इंडिया का सेल्फ मेड है, जिसके तहत जनधन योजना खुली थी। जनधन योजना, जनधन अकाउंट खुले थे, तो उसमें जो भी जो कार्ड दिए गए एटीएम वो रुपए के दिए गए। ठीक है, ये इंडिया का गेटवे है, इंडिया का पेमेंट गेटवे है। खैर, इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिंक कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये तो हमने पॉइंट पढ़ लिया, न्यूज़ पढ़ ली कि हाँ सरकार ने ऐसे दे दिया, तो इसमें हम कर सकते हैं प्रमोशन ऑफ इकोनॉमी, ई इकोनॉमी, राइट, ई इकोनॉमी। ठीक है, ई इकोनॉमी यानी कि पेपरलेस इकोनॉमी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा कि आरबीआई की जो वर्चुअल करेंसी है उसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी लोग क्या हो चुके होंगे, यूपीआई जो वर्चुअल करेंसी है यानी कि जो यूपीआई है उसके लोग आदी हो जाएंगे, यानी कि उसके लिए लोग तैयार हो जाएंगे, तो वर्चुअल करेंसी भी लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। और वर्चुअल करेंसी जैसे आरबीआई ने कहा था कि इस फिक्सल ईयर में लॉन्च कर देगा, यानी कि 1 दिसंबर को उसने कर दिया है, ट्रायल मोड पे चालू है, तो इस दिशा में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगी, जो पेमेंट गेटवे है, ठीक है, इससे क्या होगा कि बैंक में जो हसल है, बैंक में जो भीड़ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक कह रहा है या फिर सरकार भी कह रही है कि आप इसे प्रमोट करिए जिससे लोग डिजिटली आए। ठीक है, इसमें रुपए भी है और यूपीआई 123, राइट। आपको याद होगा कि ये सरकार ने किया था, बजट सेशन में कहा था 2021-22-23 के, तो उसमें कहा था कि ये फीचर फ़ोन होगा। फीचर फ़ोन से भी हम क्या करेंगे, अगर किसी फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तो फीचर फ़ोन में भी हम क्या करेंगे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बस बशर्ते क्या होना चाहिए कि वो नंबर अकाउंट से ऐड होना चाहिए, तो हम किसी भी आउटस्कर्ट ऑफ द नेशन में हम कर सकते हैं, मतलब विलेजेस वगैरह में जहाँ पे नेटवर्क वगैरह का इशू है वहाँ पे भी हम पेमेंट कर सकते हैं। तो इसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है, उसके बाद कहा है कि जो यूपीआई लाइट है सेम चीज़ है, बस उसका थोड़ा सा कम वर्जन, जैसे इंस्टाग्राम लाइट, फेसबुक लाइट, तो ऐसा ही यूपीआई लाइट है, तो इसको भी प्रमोट करने के लिए सरकार ने कहा है। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छा कदम है। और इनफैक्ट सरकार ने या फिर बैंक भी प्रमोट कर रहे हैं लोगों को। हम बैंक में जब जाते हैं तो कहते हैं कि आप कृपया नेट बैंकिंग यूज़ करिए, आप ऐसे ऐसे करिए तो आपको एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड अगर एलिजिबल हैं तो पासबुक वगैरह सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब तक कि आपका मेजर कोई काम ना हो, मेजर ट्रांजेक्शन ना हो, आरटीजीएस एनएफटी वगैरह ना हो। ठीक है, तो इस काम के लिए बैंक को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी और लोग भी क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मामले में इस ऊंचाई को छूने के लिए सरकार ने बैंकों को पैसे दिए हैं कि भाई तुम जो बैंक है वो तुम करो। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो एमडीआर है, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि जब अगर हम पेमेंट करते हैं, अगर हम पेमेंट करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, अगर हम पेमेंट करते हैं, जैसे ये मेरा एसबीआई का अकाउंट है, ठीक है, और ये कोई शॉप है, मैंने यहाँ से पेमेंट किया, ठीक है, तो अगर इस बैंक का अकाउंट अगर मान लीजिए कि पंजाब एंड सिंध बैंक है, राइट, पंजाब एंड सिंध बैंक है, तो जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, यानी कि कई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जिससे हम पैसा इसमें भेज सकें। एक तो है रेजर पेमेंट, ठीक है, एक है पेपाल, राइट, ये किसकी कंपनी है, एलोन मस्क की कंपनी, ठीक है, याद है। तो पेमेंट रेजर पे हो गया, तो ये क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो कंपनी है ये पैसे लेती है, ठीक है, ये पैसे लेती है, कुछ परसेंटेज लेती है, मान लीजिए 3.99% ले रही है इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए। तो सरकार ने कहा है कि ये जो क्या कहते हैं कमीशन है, इसको तुम कम कर दो, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं 2600 करोड़ रुपए, इसमें तुम इसको मेंटेन कर लो, ठीक है, और इसको जितना हो सके उतना कम करो, और जो डिजिटल पेमेंट है उसको बढ़ावा दो। ठीक है, तो इस मामले में ऐसे किया गया है, सरकार ने पैसे दिए हैं। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, आप तक शायद पहुंच ही गई होगी अगर आप फैन हैं सिनेमा के। तो जो RRR एक मूवी आई थी, SS राजामौली की थी, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, SS राजामौली की थी ये फिल्म, लास्ट ईयर आई थी। तो इसका जो एक सॉन्ग है नाटू नाटू करके, ठीक है, तो इस सॉन्ग को एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। ठीक है, कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, 80th नंबर का जो गोल्डन अवार्ड है इसे म्यूज़िक में मिला है। ठीक है, ये इस सॉन्ग को मिला है, ये म्यूज़िक में मिला है। ठीक है, अगर इस सॉन्ग के डायरेक्टर की हम बात करें तो वो है MM कीरावानी। ठीक है, तो ये म्यूज़िक डायरेक्टर कंपोज़र है और इस सॉन्ग को मिला है। ये बहुत ही अच्छी खबर है इनफैक्ट एशिया के लिए, क्योंकि पहला ऐसा कोई सॉन्ग है जिसने पूरे एशिया में ऐसे ये अवार्ड जीता है। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि खैर इस खबर से उतना कुछ है नहीं, पर ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐड कर दूं। तो ये अफस्पा इन आसाम हुआ ये है कि वुमेन सिंह स्क्रैपिंग ऑफ सेक्शन 197 ऑफ CRPC एंड अफस्पा इन आसाम। सेक्शन 196 CRPC ये क्रिमिनल कोड है, क्रिमिनल पिनल कोड है। ठीक है, और अफस्पा एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वुमेन NGO है, जिसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहा है, दलील दी है कि आसाम में अफस्पा और 197 सेक्शन CRPC की क्या कीजिए, हटा दी जाए हमेशा के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस लड़के के, एक वुमेन थे, उसके लड़के को ऐसे मार दिया गया। ठीक है, ऐसा मार दिया गया कि वो पता चला कि वो नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है, तो इसलिए उसको मार दिया गया। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, अफस्पा इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, ये अभी क्या कहते हैं कि ये आर्मी को और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, लाइक BSF, ITBP, ठीक है, ITBP, CRPF वगैरह वगैरह को जो भी हैं, इनमें आते हैं जो सर्विसेज आती हैं CAPF में, SSB, CRPF, CISF, ठीक है, IB और आसाम राइफल। ठीक है, तो इनको क्या करता है कि एक अथॉरिटी प्रोवाइड कराता है ये एक्ट, जिसमें आप किसी को भी अगर शक के दायरे में अगर उसको पकड़ लेते हैं, आप खुली छूट है, बिना किसी वारंट के जांच कर सकते हैं, बिना किसी वारंट के आप उसके घर में तलाशी ले सकते हैं, या फिर किसी को उठा के मार भी सकते हैं। तो इस एक्ट का काफ़ी मिसयूज हुआ है,
ठीक है। तो इस मामले में ये हमेशा क्या रहा है कि NHRC पे रहा, ह्यूमन राइट कमीशन के ये हमेशा टारगेट पे रहा है, ठीक है। क्योंकि इस एक्ट के द्वारा कई सारे लोगों को मार दिया गया है। कई सारे जो ऑफिसर्स होते हैं इस आर्मी और CAPF के क्या करते हैं कि अपना बदला निकालने के लिए इस एक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक किताब है, मैं बताना चाहूँगा, एक किताब है कर्फ्यूड नाइट, कर्फ्यूड नाइट, ठीक है। ये लिखी है बसरत पीर ने, ये लिखी है बसरत पीर ने। ये एक कश्मीरी राइटर हैं। इनकी काफ़ी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और ये नॉन फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। काफ़ी अफस्पा के बारे में अगर एक डरावना सा हॉरर इमेज प्रोवाइड कराता है ये बुक। इनफैक्ट ये कहानी है पर नॉन फिक्शन है, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर अगर आप को समय मिलता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में एट द ग्राउंड लेवल क्या होता है, ठीक है। खैर, तो इससे हम हट गए। तो अफस्पा में क्या है कि अफस्पा अभी 31 ज़िलों में लगा हुआ है, ठीक है। और 4 नॉर्दर्न स्टेट में लगा हुआ है, ठीक है। कुछ आसाम में लगा है, आसाम में लगा है, मणिपुर में लगा है, अरुणाचल में लगा है, अरुणाचल में लगा है, जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, नागालैंड में, ठीक है। तो 31 स्टेट डिस्ट्रिक्ट में लगा है। और इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में तो लगा ही रहता है हमेशा, कभी कभी हटता है फिर लग जाता है। पर हाँ, सरकार ने पहले से कम कर दिया है, क्योंकि पहले बहुत सारे ज़िलों में लगता था, आसाम पूरी तरह लगा था, बट अब सरकार ने कम कर दिया है, कुछ ही ज़िले रह गए हैं, ठीक है। इसे धीरे धीरे स्क्रैप कर रही है। तो ये एक टारगेटेड एक्ट है जिसके अंदर एक प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट ये 1958 में लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, और ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक्ट होम मिनिस्ट्री डील करती है इससे। खैर, तो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गोदावरी ईश्वरी, ठीक है। ईश्वरी मतलब कि जैसे जहाँ नदी ख़त्म होती है, जैसे ये गोदावरी नदी ख़त्म हो रही है, ये समुद्र में मिलने वाली है, तो ये जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, ऐसे बीच ऐसे पानी इधर आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ईश्वरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इंडियन स्कीमर है, इंडियन स्कीमर, ये दिख रहा वर्ड बर्ड, इसको बोलते हैं इंडियन स्कीमर, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा हैबिटेट बन गया है किसके लिए, इंडियन स्कीमर के लिए। और ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने ऐसे रिसर्च किया है, तो जिसमें पाया है कि इंडियन गोदावरी ईश्वरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, जिसमें अगर सबसे ज़्यादा जहाँ मिलता है वो मिलता है कॉर्गिना नेशनल पार्क में, ठीक है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में है, IUCN की इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में इसे रेड लिस्ट में है ये, ठीक है, रेड लिस्ट में है। तो इसको बारे में हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये है इंडियन स्कीमर, देखिए ये इंडियन स्कीमर है एक तरह से, और इसी की बात करी गई है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंडियन स्कीमर कहाँ ज़्यादा सबसे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है गोदावरी ईश्वरी में, जहाँ गोदावरी की ख़त्म हो रही है वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि जो बायोलॉजिकल वगैरह नेम कहते हैं, वो है इसका राइनचोप्स अल्बिकोलिस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, थोड़ा उल्टा है, राइनचोप्स अल्बिकोलिस, सेम, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज 1-2 बार कर लेंगे। तो ये इंडियन स्कीमर है, कहाँ पाया जाता है, गोदावरी में, ठीक है। और ये जो ये गोदावरी रिवर है, ये इसका जो यहाँ पे, तो ये कहाँ पाया जाता है, कोरिंगा, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये समुंदर हो गया। ये जो मिलने आ रही है, तो इसके बीच का जो पीछे का एरिया है जिसमें पानी चला जाता है, वो क्या कहलाता है, ईश्वरी कहलाता है, और यहीं पे ये सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। बहरहाल ये मैंग्रोव्स का है। मैंग्रोव्स मैंने बताया था कि मैंग्रोव्स क्या होते हैं, और जो ये मैंग्रोव्स की सेंचुरी है, कृष्णा सेंचुरी है, ये कोरिंगा है, और ये पूरा आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, राइट। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर भी उसी से इम्पॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड है, और वहाँ पे एक इंडियन स्कीमर की बात हो रही थी। यहाँ पे एक बटरफ्लाई नहीं मिली है। बटरफ्लाई कहाँ मिली है, कन्नूर में मिली है, और नई प्रजाति की है, और इनको खोजा है
इनको खोजा है, जो रिसर्चर थे वहाँ के उन्होंने खोजा है, ठीक है। खैर, तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये नई स्पीसीज की एक नई वैरायटी की है और इसे पाया गया है सिंदूरनी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसको पाया गया है सिंदूरनी नेशनल, इसको पाया गया है सिंदूरनी, जस्ट सिंदूरनी वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये कहाँ है? केरला में, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये याद रखने वाला है कि वाइट टफ्ट रॉयल बटरफ्लाई कहाँ पाया गया है, वो है कन्नूर में, केरला में पाया गया है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे आज, क्योंकि मैंने दो दिन शायद ऐसे न्यूज़ में ऐसे डायरेक्टली पढ़ा दिया था, पर आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है जोशीमठ में, जिससे लैंड वहाँ पे सिंक कर रही है, यानी कि लैंड धंस रही है। तो थोड़ा सा जोशीमठ के बारे में। ये जोशीमठ मैंने बताया था, ये एक चमोली डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, ठीक है। और ये क्या है? पाथ है, गेटवे है, किसका? बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ का, ठीक है। उसके बाद है ये एक और पड़ता है हेमकुंड साहिब का, हेमकुंड साहिब का, और वैली ऑफ फ्लावर्स का, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। इनफैक्ट ये नंदा देवी भी ऐसे नाम से जाना जाता है, ठीक है, वहाँ नंदा देवी पीक है। तो इसको वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड न्यूज़ में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में है, जोशीमठ न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक। तो वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो जोशीमठ है, इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो करीब 6000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है, बसा हुआ है। और ये जो बसा हुआ है, यानी कि ये जो एरिया है जोशीमठ का, वो बसा हुआ है पत्थर पे, राइट, पत्थर पे और सैंड डिपोजिशन पे, सैंड डिपोजिशन पे, ठीक है। तो अगर कोई सैंड डिपोजिशन, एक तो सेडिमेंट्री रॉक होता है, राइट, सेडिमेंट्री रॉक की अगर हम बात करें तो वो तो ऐसे ही कमज़ोर होता है क्योंकि वो सेडिमेंट से मिलके बना होता है, तो उसके चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें जो लापरवाही हुई है, इसमें जो लापरवाही हुई है सबकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे वहाँ के रेजिडेंट्स की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट की, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके हम बात करेंगे क्लाइमेट की, ठीक है। इसको हम 3 भागों में देखेंगे और 3 भागों में जानेंगे कि किसकी क्या गलती है, ठीक है। तो अगर हम रेजिडेंट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या बनाया गया है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं, होटल्स वगैरह, होटल्स, ठीक है, रिजॉर्ट्स, अनडिज़ाइंड होम्स, हाउसेस, राइट, ठीक है। तो सबसे यहाँ पे होटल बनाए गए हैं, जिससे क्या होगा कि प्रेशर यानी कि फोर्स पड़ रहा है ज़मीन पे, और ज़मीन जबकि क्या है, सिर्फ सैंड और पत्थर पे टिकी हुई है, तो इस पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी वर्क किए गए हैं, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद रिजॉर्ट वगैरह बनाए गए हैं, घर जो बनाए गए हैं वो बिना किसी डिज़ाइन वगैरह के, बिना किसी मैप साइंटिफिक वेज में किसी तरीके से नहीं बनाया गया है। हाँ, और एक बात ऐसे मैं इसको बता देता हूँ कि जो जोशीमठ का एरिया यानी फिर जो चमोली का एरिया है वो आता है जोन 5 में, यानी कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है किसके लिए? सिस्मिक जोन के लिए, ठीक है। यानी कि भूकंप आने के चांसेस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है जोन 5 के। तो रेजिडेंस की ये प्रॉब्लम है। उसके बाद रेजिडेंस की एक और प्रॉब्लम है, अनअवेलेबल ऑफ सीवर, ठीक है। यानी कि जो सीवर है वहाँ पे बनाया नहीं गया है, और जब सीवर नहीं बनाया गया है तो ये जैसे मान लीजिए कि ये सैंड है या फिर ये मिट्टी है और ये पत्थर है, तो अगर यहाँ पे पानी गिरेगा तो ये जो सैंड है ये क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्लॉटिंग क्रिएट करेगा, यानी कि इस पे गैप क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अगर ये गैप क्रिएट करेगा तो ये पत्थर आराम से हिलेगा क्योंकि यहाँ की तो मिट्टी हट गई,
हट गई तो ये पत्थर क्या करेगा, झुक जाएगा, जिससे झुकेगा तो इस पे जो फोर्स, जिस पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, राइट, इसमें क्रैक वगैरह तो आएंगे ही आएंगे। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जो सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, सरकार जी की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर डेवलपमेंट जो काम चल रहे हैं उसको, ठीक है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की भी है थोड़ी सी गलती, उसके बाद बीआरओ की गलती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बीआरओ की गलती अगर हम देखें तो बीआरओ क्या करता है कि डायनामाइट्स यूज़ कर रहा है, डायनामाइट्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको रोड बनाने के लिए। तो अगर डायनामाइट अगर एरिया में क्रिएट होगा, डायनामाइट फोड़ा जाएगा तो इस पर भी असर तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये है सरकार की गलती। और सरकार की गलती, इनफैक्ट सरकार का अगर हम कहें तो इसने नज़रअंदाज किया है, ठीक है, इसको ध्यान नहीं दिया है और अनअवेयर रही है, अनअवेयर, अवेयर होते हुए भी अवेयर नहीं रही है, क्योंकि अवेयर होना चाहिए। इनफैक्ट 1986 में जो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू है, इनफैक्ट ये जो ज़मीन है ये धंसने वाली है। और ये काम शुरू हो गया था 2021 में ही, राइट, 2021 में ही फरवरी के टाइम पे क्या हुआ था कि एक 2-3 घरों में क्रैक आए थे, तब किसी ने ऐसे नाम नहीं लिया, पर अब क्या हो गया, 700 से ज़्यादा घरों में भी क्रैक आने लगे हैं। तो इसकी गलती है। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जैसे ठंड में लोगों को जैसे होटल्स वगैरह हैं तो होटल्स में लोग रुकते हैं और उनसे हैविली चार्ज करते हैं, हैविली चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर रिजॉर्ट है तो लग्जरियस लाइफ देने के लिए, लग्जरियस लाइफ देने के लिए इस पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, लग्जरियस लाइफ देने के लिए एसी वगैरह और जो भी ज़रूरत के सामान है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ओली वहाँ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है, उसी एरिया में, चमोली डिस्ट्रिक्ट का भी एरिया है। तो ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल कैंपिंग यानी कि ये कह सकते हैं हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन है। और काफ़ी जो बिलीनियर वगैरह होते हैं, इनफैक्ट जो साउथ अफ्रीका के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, यानी कि सबसे अमीर आदमी है, वो इंडियन है, कोई गुप्ता परिवार आई थिंक है, 3 लोग हैं शायद। तो उनकी जो बेटे की शादी कुछ साल पहले हुई थी वो ओली में हुई थी, ठीक है। तो ओली में बहुत अच्छा प्रोग्राम था, अरेंजमेंट वगैरह था, पर जब ओली में शादी निपट गई तो उसके बाद जो पॉल्यूशन वगैरह थे, यानी कि जो स्क्रैप वगैरह थे, जो भी वेस्टेज वगैरह थे, वो वहीं पे छोड़ दिए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेशर तो ये कर रहा है। और क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ तो हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, ठीक है। और जो जो भी लैंडस्लाइड्स हैं, लैंडस्लाइड्स भी क्या कर रहे हैं, एक अगर ये पत्थर है, इस पे बैठा हुआ है, यानी कि इस पे जोशीमठ बैठा है, जोशीमठ बसा हुआ है, अगर यहाँ पे एक पहाड़ है और यहाँ से अगर पत्थर गिरेगा, अगर डायनामाइट लगा, इस पे पत्थर थोड़ा सा क्रैक वगैरह आया और जब हवा बही या फिर एवलांचेज वगैरह आए ओली में, तो ये क्या कर दिए, ऐसे गिर गया। तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज भी फैक्टर है, ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, चार धाम प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, ठीक है, यानी कि चारों धामों को जोड़ दिया जाए और उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी 843 किलोमीटर लॉन्ग ये प्रोजेक्ट है, जिससे बीआरओ एक बाईपास बना रहा है, जिसमें एक बीआरओ हेलांग मारवाड़ी बाईपास बना रहा है, जिसमें बम से तोड़ा जाता है, ऐसे लैंडस्लाइड्स किए जाते हैं, फिर इसको तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है रोड। तो ऐसे बीआरओ छेड़छाड़ कर रहा है, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी कर रही है। खैर अब गवर्नमेंट ने काम रोक दिया है, जब से ये खबर आई है 11 जनवरी से, इनफैक्ट 5 जनवरी से इसने काम रोक दिया है। और अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो यानी कि ये थर्मल पावर प्लांट है, तो इससे 520 मेगावाट की एक पावर प्लांट है जो जोशीमठ में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पावर कॉरपोरेशन है ये क्या करता है कि यहाँ से पानी लेता है, ठीक है, यहाँ से पानी लेता है। तो जो पानी लेता है तो रेजिडेंट्स का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ये पानी ले लेगा तो ये पत्थर के नीचे अगर पानी है तो ये पानी अगर ले रहा है एनटीपीसी तो ये ज़मीन तो धंसेगी।
तो रेजिडेंट्स जो है वो एनटीपीसी को ब्लेम कर रहे हैं। एनटीपीसी कह रहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं हुआ है, हमने क्लैरिफिकेशन दिया है। तो ये इसमें सभी की गलती है और ऐसा किसी एक इंसान की गलती नहीं है या फिर कोई एक जिम्मेदार इसका नहीं है, इनफैक्ट सभी के सभी जिम्मेदार हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है और अब तो सरकार ने कह दिया है कि इसको हम क्या करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी रेजिडेंट्स वगैरह हैं, जो भी इंसान लोग हैं वहाँ को, उनको हम डिस्प्लेस करेंगे और एक सेफ हाउस या फिर ऐसा कैंप बनाएंगे जहाँ पे वो रहेंगे। तो उनके लिए करीब 1.5 लाख रुपए ऐसे कहा गया है कि कंपनसेशन हम दे देंगे, आप उसके बाद देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये बातें सामने आई हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कई दिन से न्यूज़ में चल रहा था और मैंने आज कोशिश की है कि डिवाइड टुकड़ों में करके पढ़ा दिया जाए, कि बता दिया जाए कि क्या है, ठीक है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि यूके और जापान एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, एशिया की और एक यूरोप की, जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, दोनों ही देशों में हुआ है। यहाँ पे शिंजो आबे की डेथ हो गई, मार दिया गया गोली, और सॉरी जापान में, और यूके में तो ऋषि सुनाक जी हमारे बने हैं पीएम, ठीक है। तो बहरहाल, तो इन दोनों देशों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसमें क्या होगा कि दोनों देशों सिक्योरिटी पे काम करेंगे, सिक्योरिटी पे काम करेंगे, डिफेंस पे काम करेंगे, ठीक है, ट्रेड पे काम करेंगे, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे काम करेंगे और अपने जो टाइज़ हैं, अपने जो रिलेशन है, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे और इनफैक्ट सुधार रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी हद तक तो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये माना गया है और इनका कहना है कि हमने एंग्लो जो जापान जो टाइज हुआ था, यानी कि जो समझौता हुआ था, एंग्लो जापान ट्रीटी हुई थी, वो 1902 में हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद की सबसे बड़ी जो मीटिंग है, सबसे बड़ी जो डील है, ट्रीटी है, वो हमने अब साइन की है, यानी कि कल साइन की है इन्होंने, ठीक है। तो ये बात है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के पर्पज़ से बात करें, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी है इंडो पैसिफिक को, राइट, समझ में आ गया, इंडो पैसिफिक को दी है। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ दूसरी चीज़ों से, जैसे अभी अगर यहाँ पे मैं यूएसए लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं यूके लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं रशिया लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं जापान लिख देता हूँ, राइट। और ये हमारा है प्यारा भारत, इंडिया, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन का एरिया है, ये आता है, ठीक है। तो अगर ये जापान और यूके साथ मिल गए हैं, ठीक है, और इंडिया जापान साथ हैं ही, और ये भी साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है, राइट, ये इसके साथ है, ठीक है। और इनफैक्ट ये और यूएस काफ़ी एक तरह से, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उसके बाद रिश्ते अच्छे नहीं थे, पर कुछ साल पहले जब बराक ओबामा यहाँ गए थे तो इन्होंने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी इनफैक्ट, और शिंजो आबे से इन्होंने रिश्ते सुधारने की कोशिश की। तो जापान में शिंजो आबे ने कहा था कि हम कोई गिला शिकवा नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। तो इनफैक्ट इनके रिश्ते कुछ सही हैं, ठीक है। यूके और रसिया एकदम एंटी, ये एंटी, क्योंकि रसिया चाइना का दोस्त है, ठीक है, और चाइना जापान का दुश्मन है, ठीक है। तो इनकी बनेगी नहीं। यूएस इंडिया दोस्त हैं, और जो इंडिया, यूएस, जापान, और यहाँ पे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड, ठीक है। और क्वाड किस पर्पज़ से बना था, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें सिक्योरिटी और अपने बीच को ट्रेड में बढ़ावा देने के लिए बना था। ये चारों एक एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर ये जापान और यूके इस एरिया पे अगर कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इस एरिया को सिक्योर करने को देख रहे हैं, इंडो पैसिफिक ओशन को, इंडो पैसिफिक एरिया रीजन को अगर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूके भी कहीं ना कहीं जो चाइना का डोमिनेशन है, वो कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेशन से परेशान टाइप का है, राइट। और ये दोनों तो दोस्त हैं ही, ठीक है। ये भी यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, ये यूके भी यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, राइट। तो और जापान भी क्या कर रहा है कि साथ दे रहा है। जापान ऐसे खुल के सामने नहीं आया है, पर हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूके भी चिंतित है, यूके भी कंसर्न है किस चीज़ को लेके, इंडो पैसिफिक रीजन को लेके, जिससे क्या हुआ कि इस कि जो एशिया की वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री है वो इससे कोलैब कर रही है, ठीक है। तो ये थी खबर, इसके पीछे का रीज़न आप समझ सकते हैं। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शेड्यूलिंग ऑब्सोलेट क्राइटेरिया फॉर डिफाइन शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं हमारे देश में, शेड्यूल ट्राइब्स कई हैं,
ठीक है, अभी कर्नाटका में हुई थी, ठीक है, कर्नाटका में ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स आई थी। तो शेड्यूल ट्राइब्स डिफाइन करने का कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या करता था कि ये डिफाइन करता था, ये पैरामीटर दे रखा है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब ऐसे होगी। तो सरकार ने कहा कि ये पुराना आइडिया हो गया आपका, ठीक है, अब हम कुछ नया करते हैं, क्योंकि जो पहले के ट्राइब्स थे और जो अब के ट्राइब्स हो रहे हैं उनमें थोड़ा फ़र्क आ गया है। कुछ ट्राइब क्या कर रहे हैं कि अपने जो दूसरे लोग हैं, जैसे मेन लैंड के लोग हैं, उनसे क्या कर रही है, कांटेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं। तो आपका डेफिनेशन पुराना है, तो अब हम क्या करेंगे, नया डेफिनेशन लाएंगे। तो ये था, ठीक है। तो क्राइटेरिया है, तो ये लोकूर पैनल, लोकूर कमेटी थी जो जिसने डिसाइड किया था कि हम कैसे करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स का। तो पहले क्या था कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, ठीक है, अगर वो प्रिमिटिव ट्रेड्स के हैं तो उनको जो पहले का डिफाइन होता था शेड्यूल ट्राइब्स, वो उसमें आएगा क्राइटेरिया में। डिस्टिंक्टिव कल्चर, यानी कि उनका कल्चर अगर अलग है तो वो भी आएगा, ठीक है। जोग्राफिकल आइसोलेशन, ये तो पॉसिबल एक तरह से नहीं है। मान लीजिए कि अंडमान एंड निकोबार में, फिर लक्षद्वीप में ये तो पॉसिबल है, बाकी इंडिया के मेन लैंड में तो जोग्राफिकल आइसोलेशन आई थिंक मे बी, ठीक है। अब शाइनेस इन कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, ठीक है, लोग डरते हैं, शर्माते हैं, और बैकवर्डनेस, ये क्या था, इस 5 फैक्टर के जरिए जो पिछला क्राइटेरिया था उससे डिफाइन होता था। पर सरकार ने अब चेंज कर रखा है। बहरहाल अभी ये चेंज नहीं हो गया, सिर्फ प्रपोज्ड है, राइट, ये सिर्फ प्रपोज्ड है, ऐसे चेंज अभी नहीं हुआ है। तो जो प्रपोज्ड है उसमें है सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ठीक है, यानी कि अब सोशल भी बैकवर्डनेस हो आपके पास, इकोनॉमिक भी हो, और इनफैक्ट एजुकेशनल भी हो, ठीक है, सिर्फ बैकवर्डनेस ना हो, बैकवर्डनेस भी डिफाइन कर दिया गया यहाँ पे। उसके बाद हिस्टोरिकल जोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि आप हिस्ट्री में जोग्राफिकल आइसोलेशन में रहे हो, और डिस्टिंक्ट लैंग्वेज डायलेक्ट, यानी कि आप भाषा अलग हो, प्रेजेंस ऑफ कोर कल्चर रिलेटिंग टू लाइफ साइकिल, मैरिज, सॉन्ग्स, डांस, पेंटिंग, फोकलोर, एंडोगैमी, मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। तो अगर ये होगा, अगर हम एंडोगैमी की बात करें तो ये इंडिविजुअल के लिए नहीं, अगर एंडोगैमी सिर्फ अगर कम्युनिटी के बेसिस पे है, यानी कि सभी कम्युनिटी, यानी कि सभी ट्राइब के बेसिस पे है, तब क्या होगा, इसको हम डिफाइन करेंगे प्रपोज्ड क्राइटेरिया में है। मैरिटल रिलेशनशिप किस में है, अगर ये भी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये ग्रुप के लिए है, ठीक है, ट्राइब्स के लिए। तो ये प्रपोज्ड है, खैर अब देखते हैं क्या होता है। पर हाँ, अगर ये न्यूज़ में आया है तो ज़रूर ना ज़रूर इससे क्वेश्चन बनेगा ही। और ये शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो आर्टिकल 244 में आता है, और इस पर मैं क्वेश्चंस ज़रूर दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन मैं ज़रूर फ्रेम करूंगा, किसके लिए, यूपीएससी के लिए, राइट, यूपीएससी के लिए। हाँ, लास्ट संडे का क्वेश्चंस इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे क्योंकि मैंने कोशिश की थी, बट आई विल कंटिन्यू इट फ्रॉम नेक्स्ट वर्क, लेवल थोड़े अच्छे रहेंगे, कृपया ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही, आज की खबरें इतनी ही थी, काफ़ी लंबा हो गया आई थिंक, बट हाँ अच्छा था आज के वीडियो में, मज़ा आया। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर किसी को और ऐसे आपको लग रहा है कि यूज़फुल है तो दूसरे को भी शेयर करिए, और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। और मिलते हैं कल के, बाय बाय, रखिए, टेक केयर।